हेलो बच्चों, मैं हेमंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्षम सक्सेस एकेडमी में। पिछली वाली वीडियो के अंदर हम लोग मोलैलिटी के बारे में पढ़े थे, उसके भी पिछले वाली वीडियो के अंदर मोलैलिटी के बारे में पढ़े थे, अर्थात दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग बड़े ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हमारा ये पर्टिकुलर सीरीज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के लास्ट वाले पोर्शन पर, जो कि 12th का लास्ट पोर्शन हमारा 12th क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मोलैलिटी पढ़ाई जाती है, मोलैलिटी पढ़ाई जाती है, मोल फ्रैक्शन पढ़ाई जाती है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नहीं, नॉर्मेलिटी भी हमारा कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर आता है, लेकिन हमारा 12th का टॉपिक ना होकर के वो 11th का होता है। नहीं, तो हम लोग फिलहाल में 12th के मद्देनज़र रखते हुए हम लोग मोल फ्रैक्शन को अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए पर्टिकुलर समझते हैं मोल फ्रैक्शन को, एक एक बात को। देखिएगा, हम लोगों ने पर्टिकुलर छोटे छोटे क्लास में जब थे तो मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग फ्रैक्शन पढ़ने का काम करते थे। आप बताइए, सिंपल सा फ्रैक्शन निकालने का क्या मतलब होता था? हम लोग कहते थे कि भाई साहब फ्रैक्शन के अंदर एक न्यूमिनेटर होता है, नीचे की तरफ डिनोमिनेटर होता है, दोनों नंबर्स यदि आपस में कटते नहीं हो, पॉइंट में आ जाते हो, तो उसी को आप क्या बोलते थे? फ्रैक्शन बोलने का काम करते थे। नहीं, जैसे पर्टिकुलर कोई भी हमको छोटे छोटे क्लासों के अंदर सर्कल दे दिया जाता था, कहा जाता था इस सर्कल को पर्टिकुलर दो भागों में इस तरह से बांट दिया गया। अब बताइए इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन क्या होगा, इस कटे हुए भाग का अलग अलग का। तो आप भी जानते हैं, अगर पूरा पर्टिकुलर ये क्या था, 1 होता था, तो अब ये हाफ हो चुका है। नहीं, तो ये हम लोग पर्टिकुलर क्या लिखते थे? 1/2 लिखने का काम करते थे। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है, फ्रैक्शन एक कॉमन वर्ड है जब मैथमेटिक्स के अंदर यूज होता है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इन दोनों जब पर्टिकुलर होते हैं और दोनों आपस में कटे नहीं ना, ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर ये फ्रैक्शन नहीं है, 10 बटा का ये पर्टिकुलर 5 कर दिया, ये फ्रैक्शन थोड़ी, तो ये तो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2। ये इंटीजर है, एक नंबर है, नहीं एक सिंपल नंबर है, फ्रैक्शन नहीं है। तो फ्रैक्शन एक कॉमन वर्ड है, अर्थात एक सिंपल सा पोर्शन है। आज हम लोग निकालने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि एक काम करिए, आपके पर्टिकुलर क्लास में या पर्टिकुलर आपके कोचिंग में 10 स्टूडेंट पढ़ते थे, उन 10 स्टूडेंट टेस्ट हुआ, 10 स्टूडेंट में से सिर्फ 5 ही क्या हुए? पास हुए। आप बताइए उसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो आप कहेंगे देखिए 10 स्टूडेंट थे, उसमें से पास होने वालों की जो संख्या है वो पर्टिकुलर कितनी है? 5 है। तो आप कहेंगे पर्टिकुलर 5 पास हुए और बटा का ये क्या कर दिया आपने? पर्टिकुलर 10 करने का काम किया, तो ये इस तरह से हुआ, अर्थात कितने बच्चे पास हुए? आधे बच्चे पास हुए और आधे बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। अर्थात इसको मैं लिखूं तो इस तरीके से कितना आ जाएगा? ये 0.5 आएगा। इसका मतलब जीरो फ्रैक्शन के हिसाब से 0.5 बच्चे पास हुए। अब बताइए पर्टिकुलर कितने बच्चे पर्टिकुलर फेल हो गए होंगे? अगर आप 0.5 और 0.5 को जोड़े, अर्थात 0.5 बच्चे अगर पास हुए तो 0.5 बच्चे फेल हो गए होंगे। कैसे? देखिएगा, अगर 5 बच्चे पर्टिकुलर ये पास होने वाले की संख्या है, अगर मैं फेल होने वाले की फ्रैक्शन निकालूं, फेल होने वाले का फ्रैक्शन, तो भाई 5 पास हुए थे 10 में से, तो 5 फेल भी हुए होंगे, टोटल कितने होंगे? 10। बात वही आएगी ना, अर्थात 0.5। अर्थात 0.5 फ्रैक्शन में बच्चे पास हुए और 0.5 बच्चे में फेल हुए। अर्थात देखिएगा, एक बात मैं और भी यहाँ पर लिखने के हिसाब से इंडिकेट करना चाहता हूँ आप लोगों को, कि जो मोल फ्रैक्शन होता है हमेशा 1 में निकाला जाता है, 1 में निकाला जाता है। मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 में निकालने का काम किया जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोग पर्टिकुलर परसेंटेज निकालते थे, हम ये पर्टिकुलर लिखते थे कि ये कोई नंबर होता था, मास परसेंटेज में मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन लिखते थे और इनटू का क्या कर देते थे? 100। अर्थात वहाँ पर जब हम लोग परसेंटेज निकालते थे तो कोई चीज़ 100 में निकालते थे, लेकिन मोल फ्रैक्शन में हम लोग जो कुछ भी निकालेंगे वो 1 में निकालने का काम करेंगे, 1 में निकालने का पर्टिकुलर काम करेंगे। जो भी फ्रैक्शन आप ले लीजिए, किसी भी नंबर का फ्रैक्शन ले ले और उसका आप पॉइंट में आंसर निकाले, दो को निकालें और दोनों को जोड़ने का काम करेंगे, हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। नहीं, तो अगर इस पर्टिकुलर पोर्शन में देखिए, हमें एक सिंपल सा बात हम लोग कर रहे थे, हम लोग मोल के बारे में बात ही नहीं किया, सिर्फ फ्रैक्शन के बारे में बात किया। नहीं, हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते, जैसे 10 बच्चे थे, 5 आपके पास हो गए, फेल हो गए, तो दोनों पास और फेल का आप क्या निकाल दीजिए? फ्रैक्शन निकालने का काम करिए। वहीं पर यह भी बात होती है कि अगर ऐसा लिखे कि आप एक काम करिए, भाई फ्रैक्शन नहीं चाहिए, परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज भी निकाल दीजिए। नहीं, अब आप परसेंटेज निकालने का काम करेंगे तो भाई 5 बच्चे हुए, 5 पास हुए और ये पर्टिकुलर नीचे की तरफ हमारे टोटल कितने बच्चे थे? 10, और इनटू का ये क्या लिखा हम लोगों ने? 100 लिखने का काम किया। इससे इसको हटा देंगे, इनटू करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? ये 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50%। और साफ ही नज़र आ रहा है कि 10 में से अगर 5 बच्चे पास हुए होंगे तो रिजल्ट तो 50% का ही पास होने का है और 50% फेल होने का है। नहीं,
अर्थात मेरे कहने का मतलब फिर से समझिएगा, अगर मैंने आपसे कहा कि सल्यूट है, मैंने आपसे कहा सॉल्वेंट है बराबर का सॉल्यूशन है, तो हम लोग परसेंटेज में यहाँ लिख देते थे 100 और ये कहते थे कि 100 में ये सल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। अगर ये 40 होता है तो ये 60 होता था, अगर ये सॉल्वेंट 60 होता था तो सल्यूट 40 होता था, अर्थात बात जो भी होती थी वो 100 में होती थी। नहीं, लेकिन आज हमारा टॉपिक मोल फ्रैक्शन है, जो भी बात होगी वो पर्टिकुलर एक में होगी, हमेशा किस में होगी, 1 में होगी। अर्थात हमारा पर्टिकुलर ये भी आज सल्यूट है, ये सल्यूट है, प्लस का ये हमारा है पर्टिकुलर ये सॉल्वेंट, बराबर का क्या लिख दिया हम लोगों ने, सॉल्यूशन लिख दिया। जहाँ सॉल्यूशन हमारा 100 होता था, आज हमारा वो सॉल्यूशन के हिसाब से क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। और उसमें पर्टिकुलर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जुड़ करके एक ही आना चाहिए। जैसे ये 40 और ये 60 तो दोनों जुड़ करके 100 आनी चाहिए। नहीं, तो मेरे कहने का मतलब है मास पर्टिकुलर परसेंटेज निकालते थे, वैल्यूम परसेंटेज निकालते थे, अर्थात 100 में निकालते थे। लेकिन आज हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, अर्थात इस मोल फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू निकाली जाएगी वो 1 में निकाली जाएगी। नहीं, अभी हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो और भी अच्छे से समझेंगे, अर्थात एक आएगा। नहीं, अर्थात कहने का मतलब है देखिए 0.5, ये 0.5, इसका मतलब ये 0.5 प्लस का ये 0.5 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर ऐसा ना बोले तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 0.2, तो बताइए 1 लाने के लिए 0.8, इसका मतलब अगर सॉल्यूट 0.2 इसका पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन आता है और इसका मोल फ्रैक्शन 0.8, तो दोनों मिलकर के क्या होंगे, 1 होंगे। अगर ये 0.4 तो ये 0.6, अगर ये 0.6 तो ये 0.4, अर्थात कुल मिला करके ये 40 हो या 60 हो या 70 हो या 30 हो या पर्टिकुलर 60 हो या 40 हो, नहीं, हमेशा क्या आता था 100 के हिसाब से, उसी तरह ये 1 के हिसाब से आना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं पर्टिकुलर इसके फार्मूले के अंदर या इसकी डिफिनीशन क्या होगी। ये तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक्चुअल में फ्रैक्शन है क्या। नहीं, आपने पास होने का फ्रैक्शन निकाल दिया, फेल होने का फ्रैक्शन निकाल दिया। अब आपको कहेगा एक सोल्यूशन ले लीजिए और इस सोल्यूशन के अंदर मान लीजिए एथेनॉल प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, अब इसका आप फ्रैक्शन निकालिए। और फ्रैक्शन में भी क्या निकालेंगे कि वो लाल कपड़ा पहने हैं उसका फ्रैक्शन निकालेंगे, नहीं, यहाँ पर वो पर्टिकुलर लाल कपड़ा नीला कपड़ा तो नहीं पहले होंगे ना। पास और फेल होने वाली भी बात नहीं होगी क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, अर्थात पढ़ने लिखने वाली बात तो होगी नहीं सोल्यूशन के अंदर, वो तो हम पढ़ रहे हैं ना। अर्थात एथेनॉल होगा और वाटर होगा। ये हमसे पूछेगा कि भाई इसका एथेनॉल का इतना मोल और वाटर का इतना मोल है, तो बताइए उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। दोनों का अलग अलग बताना होगा, वाटर का मोल फ्रैक्शन अलग बताएंगे, एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन अलग बताएंगे। अब निकालेंगे कैसे, उसके लिए जाहिर सी बात है फार्मूले लिखेंगे। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन के बारे में। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन। देखिएगा मोल फ्रैक्शन को इस तरीके का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इसको लोग पर्टिकुलर काई पढ़ने का काम करते हैं, कुछ लोग जाई पढ़ते हैं, कुछ लोग काई पढ़ते हैं, कुछ किताबें भी इसको काई लिखती हैं। जनरली काई लिखने का काम किया जाता है। आप याद रखिएगा इसको काई बोला जाता है, नहीं, लेकिन हम लोग वीडियो में बार बार इसको क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। आदत हो गई एक्स बोलने की, एक्स से बोल दीजिए, आंसर में थोड़े कोनो फर्क पड़ने वाला, काई बोले, जाई बोले या फिर एक्स बोले, नहीं, रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसा ही रखना पड़ेगा। नहीं, इस तरीके से कैसे बनाएंगे, इस तरीके से एक यस टाइप का पोर्शन बनाएंगे और उसको सीधा खींच देंगे। ये टोटल यक्स कैसे होता है, टोटल यक्स इस तरह सीधा सीधा होता है, लेकिन ये काई रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा यक्स से अलग हट के बनाया गया है इसको। ये मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट विद इन द सोल्यूशन। इसका मतलब यह है, देखिएगा कैसे इसका फार्मूला बनाने का काम करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल इन सोल्यूशन। तो ये हमारा इस तरीके से पर्टिकुलर बात आ जाएगी पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन की। ये देखिएगा इसी तरीके से डिफिनीशन भी लिखा हुआ है। किसी भी कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो, नहीं, तो आप ऊपर की तरफ उसका मोल लिखिए, मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का आप निकालने के लिए जा रहे हैं, और नीचे की तरफ आप उसमें टोटल मोल लिखिए। जैसे ऐसा बोलते थे ना, 300 नंबर पाएँ, 500 नंबर में से तो 300 बटा का 500 आप उसका क्या निकाल दीजिए, फ्रैक्शन।
और परसेंटेज बोले तो 300 बटा का 500 इंटू का 100। हमने आपसे कहा कि मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 में निकाला जाता है और जो पर्टिकुलर परसेंटेज जो निकाला जाता है वो 100 में निकाला जाता है। कई किताबें इसको यहाँ पर इंटू लगा करके 1 लिखने का काम करती हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि भाई साहब जो मोल फ्रैक्शन आप निकालें वो अलग नहीं निकालें, परसेंटेज से मिलता जुलता क्या है टॉपिक है। जहाँ पर परसेंटेज में इंटू 100 लिखा जाता है वहाँ पर मोल फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है 1। लेकिन इंटू करें, डिवाइड करें तो बात क्या है, सिंपल सी बात है, इंटू करेंगे तो वही आंसर आएगा हमारा। तो कई किताबें लिखती हैं, कई किताबें नहीं लिखती हैं, डायरेक्टली फार्मूला क्या बनता है हमारा यही बनता है। नहीं तो ये अंडरस्टूड वाली बात होती है, कॉमन सेंस वाली बात होती है, इस नाते हो सकता है न लिखते हो ना, लेकिन आप याद रखिएगा। अर्थात मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल इन द सोल्यूशन। क्या मतलब है इसका, देखिएगा आपको इस तरह से निकालना होगा। जैसे मैंने कहा आपको सोल्यूशन दे देगा, इस सोल्यूशन के अंदर एथेनॉल प्रेजेंट है, ये लिखा मैंने एथेनॉल, और ये लिखा इस तरीके से वाटर, दो चीज़ें प्रेजेंट है। वाटर इसमें सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, एथेनॉल इसमें सोल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है। अब हमसे पूछेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बताइए। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल निकालने के लिए जाएंगे तो एथेनॉल का जो भी मोल दिया रहेगा ऊपर और नीचे की तरफ टोटल मोल दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देने का काम करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए ले लें कि इसका भाई सिंपली मैंने मान लिया कि 3 मोल प्रेजेंट है और वाटर का हमारा इस तरीके से 5 मोल प्रेजेंट है, इसका 3 मोल और इसका 5 मोल। अब हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल अगर निकालना है, एथेनॉल निकालना है तो कैसे निकालने का काम करेंगे, एथेनॉल का मोल लिखेंगे ऊपर की तरफ जिसका हमें निकालना है, एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर एथेनॉल का ही मोल लिखेंगे और नीचे की तरफ दो टोटल मोल इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन में टोटल मोल 5 3 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अर्थात 3 प्लस और ये पर्टिकुलर क्या कर देंगे 5 कर देंगे। लेकिन फिलहाल में बात बदल जाएगी ना, अगर आप वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जा रहे हैं तो आप ऊपर की तरफ वाटर को लिखेंगे, अर्थात क्या लिखेंगे, वाटर का मोल लिखेंगे। वाटर का मोल कितना है 5, तो ये 5 हो जाएगा और नीचे की तरफ बात अब भी वही होगी, अब 3 + 5 8 लिखा जाएगा ना, अर्थात टोटल मोल प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। इस तरीके से निकालने का काम करेंगे। अर्थात बाइनरी सोल्यूशन है तब ना, टर्नरी सोल्यूशन बोलता 3 कंपोनेंट अगर होते हैं, एथेनॉल भी होता, वाटर भी होता और इसमें मेथेनॉल भी अगर मिला दिया जाता है तब भी आप उसको क्या कर सकते हैं, निकालने का काम किया जा सकता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है अपॉन टोटल मोल प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। मैं तो इसको पर्टिकुलर बड़ा आसानी शब्द में याद रखता हूं, पर्टिकुलर आप याद रखें उसके मोल बटा टोटल मोल, उसके मोल बटा टोटल मोल। एक सिंपल सा याद रखने का तरीका आप कर सकते हैं, उसके मोल किसके मोल, जिसका मोल निकालना है उसके मोल और बटा का टोटल मोल, जिसका भी मोल निकालना उसके लिए मैंने बोल दिया उसके मोल और बटा का टोटल मोल, आपको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन। आइए इस फॉर्मूले को और भी हम लोग आगे की तरफ तोड़ने का काम करते हैं और देखने का काम करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखने का काम करते हैं कि और भी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को जो हम लोगों ने पढ़ा इसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे हमको पर्टिकुलर एक बाइनरी सोल्यूशन मान लीजिए मिला, एक बाइनरी सोल्यूशन, आप भी जानते हैं बाइनरी सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, जिस सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट प्रेजेंट हो, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हो उसको बाइनरी सोल्यूशन, 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हो तो टर्नरी सोल्यूशन बोलते हैं ना। इस तरीके से हमको बाइनरी सोल्यूशन मिला है और हमको इस बाइनरी सोल्यूशन में एक कंपोनेंट का नाम इसने बोला ए, बोला कुछ भी बोल दिया ए नहीं, जनरलाइज करके, और एक जो कंपोनेंट है मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये कंपोनेंट है, कंपाउंड नहीं, कंपोनेंट, इसको पर्टिकुलर हम लोगों ने क्या बोला, इसको बोला बी। तो एक कंपोनेंट सोल्यूशन में ए है, एक कंपोनेंट सोल्यूशन में बी है और ये हमने इस तरीके से बना दिया एक पर्टिकुलर बीकर जिसके अंदर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी प्रेजेंट है। अब हमको पर्टिकुलर क्या निकालना है, ए का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला और आपसे मैंने बोला कि बी का मोल फ्रैक्शन बताइए अलग अलग, तो आप इसको निकालने का काम करेंगे। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि मोल फ्रैक्शन में क्या लिखा जाएगा, ऊपर की तरफ जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसका मोल बटा का क्या लिखना है, टोटल मोल। तो सबसे पहले हम लोग मोल देख लेते हैं, मोल ऑफ कंपोनेंट ए। अगर मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट ए लेते हैं तो ये हमने मान लिया Na, लेट मान लिया Na, और यहाँ पर पर्टिकुलर मोल ऑफ कंपोनेंट बी ले लिया तो इसको क्या मान लिया हम लोगों ने Nb। टोटल मोल कैसे लिखा जाएगा, टोटल मोल को लिख दीजिए इस तरीके से, अर्थात Na और प्लस का Nb, ये हमारा हो गया इस तरीके से टोटल मोल। अब हमको कहना है कि मोल फ्रैक्शन हमको इस तरह से यक्स से या काई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हमने रिप्रेजेंट किया इस तरीके से, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अब किसका निकालना है, अगर मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का निकालना है तो यहाँ नीचे की तरफ हमने लिख दिया ए कि हम ए का निकालने के लिए जा रहे हैं, अंडरस्टूड के लिए नहीं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिससे हमें लंबा लिखना ना पड़े।
तो इस तरह से एक्स ए हमने लिखा इस तरीके से इज इक्वल टू, आपको पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो इसका मोल ऊपर की तरफ रहेगा ए का और बटा का टोटल मोल। तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया है कि ये एन ए है अपान ये नीचे की तरफ एन ए और ये प्लस का क्या लिख दिया हम लोगों ने एन बी। इसी तरीके से ये हमारा अगर मोल फ्रैक्शन हमको निकालना हो बी का बी कंपोनेंट का इन सोल्यूशन के अंदर, तो ऊपर की तरफ एन ए नहीं लिखेंगे, बी का मोल लिखेंगे अर्थात एन बी। जब ए का निकालना था तो एन ए लिखा, बी का निकालना है तो ऊपर की तरफ एन बी और नीचे की तरफ क्या लिखेंगे एन ए और ये प्लस का लिखा एन बी। ये हमारा इस तरीके से क्या आ गया, रिप्रेजेंटेशन आ गया, नहीं इस तरीके से। लेकिन एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, क्या इतना आसान हमको क्वेश्चन मिलेगा कि आपको ऊपर की तरफ ये 5 मोल दे दे, नीचे की तरफ इस तरह अलग अलग मोल दे दे, एक में 5 एक में 2 दे दे, तो 5 2 7 आप जोड़ के लिख दीजिए और ऊपर 5 लिख दीजिए। यकीन मानिए इस तरीके से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो किस फॉर्म में मिलेगा, वेट में मिलेगा। आपको पर्टिकुलर वेट देगा इन ग्राम। अच्छा सोचिए, अगर हमको ये पता है कि पर्टिकुलर किसी भी रिप्रेजेंटेशन में अगर हम लोग ऐसा लिखना जानते हैं एन इजकल टू डब्ल्यू बटा का एम होता है, मोल इजकल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो सिंपल सी बात है, आपको मोल अगर डायरेक्ट नहीं देगा तो क्या देगा, वेट देगा, और उससे आप क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, उसके वेट में उसके मॉलिक्यूलर मास का क्या करेंगे, डिवाइड करने का काम करेंगे। तो बिल्कुल इस रिप्रेजेंटेशन में हम लोग इसको और भी आगे बढ़ा दें तो n नहीं देगा तो n की जगह क्या लिख सकते हैं, वेट देगा a का और उसका a का मॉलिक्यूलर मास होगा जो भी NaOH होगा तो NaOH का, H2 होगा तो H2O का, नहीं H2SO4 होगा तो H2SO4 का। कंपोनेंट ए है तो इसके लिए हमने लिख दिया कि भाई वेट भी कंपोनेंट ए का और मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास भी कंपोनेंट ए का लिखिए। तो ओवरऑल हम क्या लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं, क्योंकि एन इजकल टू डब्ल्यू बटा एम होता है ना, इसको मिला के क्या मिलेगा हमको एन। अभी भी हमने मोल ही लिखा है। और पर्टिकुलर नीचे की तरफ क्या लिख दिया जाए, ये भी अगर हमको डायरेक्ट नहीं दे तो ये हमने लिखा डब्लू ये बटा का यम और एक इसके लिए ए के लिए। अगर बी के लिए एक पर्टिकुलर कैसे लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से डब्लू और ये एम और ये क्या लिख दिया हम लोगों ने, बी लिख दिया। तो ये कंपोनेंट बी का वेट लिखेंगे, कंपोनेंट बी का मोलर मास लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर आप ये इसी फार्मूले में सब कुछ लिख के कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा नहीं। हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करके आएंगे, अलग अलग इसको क्या करेंगे, कॉपी के कोने में आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि एन ए अगर डब्ल्यू बटा का एम अगर ए का निकालना है तो वो कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा। और अर्थात सिंपल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से इसको आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने का काम कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से हमको बाइनरी सोल्यूशन ना बोल करके टर्नरी सोल्यूशन बोलने का काम करेगा तब भी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थात कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी मिल जाता है तब भी हमको कंफ्यूज नहीं होना है। मोल ऑफ कंपोनेंट ए जैसे एन ए लिखे हैं, मोल ऑफ कंपोनेंट बी एन बी लिखे हैं, मोल ऑफ कंपोनेंट एन सी हो जाएगा। और नीचे की तरफ जहाँ 2 लिखते हैं एन ए एन बी एन सी लिख देंगे और यहाँ पर 3 कैलकुलेशन हो जाएगा, एक एक्स ए एक एक्स बी और एक एक्स सी। अर्थात टर्नरी सोल्यूशन के लिए भी क्या किया जा सकता है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थात मोल फ्रैक्शन निकालने का सिंपल तरीका, उसके मोल बटा टोटल मोल। जिसका भी मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है उसका मोल लिखिए ऊपर की तरफ, सोल्यूशन में टोटल मोल को जोड़ के रखिए और नीचे की तरफ क्या कर दीजिए, उसको हम लोग पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा आपको डायरेक्ट मोल नहीं देगा। अगर आपको डायरेक्ट मोल नहीं देता है तो हम उसको पर्टिकुलर वेट देगा। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास करेंगे और बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे पर्टिकुलर इस मोल फ्रैक्शन को इसको रख करके। चलिएगा कुछ पॉइंट और भी देखते हैं। चलिए बच्चों, एक नोट पॉइंट याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट, कि जब कभी भी हम लोग 2 कंपोनेंट मिला उसका आप मोल फ्रैक्शन क्या करिए, निकाल लेने का काम करिए। लेकिन एक छोटा सा कैलकुलेशन हमारी एक लेंदी जो कैलकुलेशन उसको क्या कर सकता है, बचा सकता है। एक छोटा सा पॉइंट नहीं, देखिएगा क्या होता है कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट विद इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू 1। मैंने आपसे जब शुरुआत किया था टॉपिक का तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब कभी भी हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं तो हमेशा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 100। यहाँ पर हमारा सोल्यूट है, यहाँ पर सॉल्वेंट है, ऐसा लिखते हैं ना, यहाँ पर इस तरह से 100 लिखने का काम करते हैं। वहीं पर मोल फ्रैक्शन में अगर लिखने का काम करें तो 1 लिखने का क्या करेंगे, काम करेंगे। अर्थात आज हम लोग मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1 करने का काम करेंगे। अर्थात देखिएगा क्या मतलब है इसका, आप एक कंपोनेंट ए निकाल लीजिए, इस कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए जो कि कितना आ गया, मान लेते हैं कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए
कुछ भी आ गया होगी वैल्यू। और इसी तरीके से कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन क्या लिख लिया हम लोगों ने, एक्स भी ले लिया, और ये इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह कोई इसमें सॉल्यूट होगा, कोई सॉल्वेंट होगा, बराबर का क्या हो गया 1। जैसे मास परसेंटेज में सॉल्यूट सॉल्वेंट होता था इजिकल टू 100, क्योंकि परसेंटेज था ना वो। एक्स ए और प्लस का ये एक्स भी इजिकल टू 1, यही बात लिखी गई है कि द सम आप, अर्थात ये एडिंग के लिए द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट है बाइनरी सोल्यूशन में, प्रेजेंट विद इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू द 1। ये इस तरीके से, अर्थात अभी हम लोगों ने जब बात किया था कि 10 बच्चे थे, 5 पास हुए, 5 फेल हुए, तो उनका मोल फ्रैक्शन 0.5 आता था, अर्थात 0.5 पास हुए, 0.5 फेल हुए, तो दोनों को जॉब जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अर्थात एक सिंपल सी जॉब जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अर्थात एक सिंपल सी बात है कि अगर आपने पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स से निकाला, कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स से, अभी तो हम लोगों ने बताया एक्स इक्वल टू Na अपान Na प्लस का क्या लिखेंगे, Nb। आपने इतना कैलकुलेशन करके, और वो भी आपको मोल डायरेक्ट ना दिया हो तो क्या देगा, वेट, वेट से उसके मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास से इंटू करके क्या आप क्या निकाल लेंगे, उसका मोल निकाल लेंगे, नहीं। अर्थात एक लेंदी कैलकुलेशन थोड़ा बहुत हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा एक्स इक्वल टू Na अपन Na प्लस Nb, आपने जो भी वैल्यू निकाला, मान लेते हैं पर्टिकुलर इसकी वैल्यू 0.4, लेट एज्यूम दैट कि जो भी यूनिट दिया होगा, जो भी वो वैल्यू दिया होगा उसके हिसाब से इसका मोल फ्रैक्शन 0.4 आ गया। तो आप अब एक्स भी निकाले जाएंगे, एक्स भी निकालने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर Nb हो जाएगा, और यहाँ पर फिर Na और A प्लस का Nb हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन मोल आप क्या लिखेंगे, B, तो उससे हमको क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट। फिर से उसको कैलकुलेट करेंगे, नहीं, इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ आंसर आएगा। लेकिन मानिए इस पर्टिकुलर पोर्शन में आप इतना कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे, इसको मत करिएगा। अर्थात एक किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यदि आपने निकाल लिया, जैसे कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो ये 0.4 आ गया। दोनों का मोल फ्रैक्शन जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा इजिकल टू क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो जब आपने एक का निकाल लिया तो दूसरे का अपने आप निकाल सकते हैं। सोचिए 0.4, 1 में से 0.4 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.6 आने का काम करेगा। अर्थात एक 0.4 होगा तो दूसरा 0.6, अर्थात सोचिए एक 0.5 आ गया तो दूसरा कितना होगा, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से, तो ये भी 0.5 आ जाएगा। अगर मैं इसको 0.8 कर देता हूँ तो निश्चित है कि ये 0.2 आएगा, नहीं, क्योंकि सभी मोल फ्रैक्शन इजिकल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपने अगर एक कंपोनेंट का मेहनत करके, नहीं इधर उधर से कैलकुलेशन करके आपने निकाल लिया मोल फ्रैक्शन, तो दूसरे का इतना बड़ा कैलकुलेशन मत करिए, इजिकल टू 1 करिए और उसका आप क्या निकाल लीजिए, पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। क्योंकि ये पॉइंट है, ये पर्टिकुलर एक जो हमारा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को बार बार करके देखा गया, इजिकल टू क्या आया, 1 आया। तो द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट विद इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द 1। अगर आप एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जान चुके हैं तो दूसरे कंपोनेंट को निकालने के लिए वो दिए आए हुए आंसर में से 1 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, जो भी बचेगा वो दूसरे कंपोनेंट का क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो ये हमारा एक नोट पॉइंट हुआ। कुछ नोट पॉइंट और भी याद रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर हमारी मोल फ्रैक्शन होता है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, अर्थात मैंने लिख दिया यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी का मतलब इसमें कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था मोलैरिटी की यूनिट पर्टिकुलर मोल पर लीटर लिखा ना, मोलैरिटी की यूनिट मोल पर केजी लिखा, इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन की यूनिट अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, आप सोचिए कि हम लोग जब भी बात कर रहे हैं तो उसके मोल बटा टोटल मोल, तो जो भी आएगा ऊपर भी मोल आएगा और नीचे भी क्या आएगा, मोल आएगा। 5 मोल, 3 मोल, 8 मोल, अर्थात वैल्यू क्या आएगी, 8 मोल। तो ये मोल से मोल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं। जैसे हम लोग मास परसेंटेज में पढ़ते थे, पर्टिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो ऊपर भी मास और नीचे भी मास, तो अर्थात मास परसेंटेज एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। उसी तरह से मोल फ्रैक्शन भी आपकी एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। क्या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, आप बताइए। मैंने आपसे कहा था कि वह क्वांटिटी जो वॉल्यूम से रिलेटेड होती है वह टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अर्थात टेम्परेचर के बढ़ाने या घटाने पर उसके वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से मेन क्वांटिटी में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। ये मोलैरिटी के केस में हम लोगों ने देखा था। तो बिल्कुल उसी तरीके से मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती है, क्योंकि कहीं पर भी वॉल्यूम का रिलेशन नहीं आता, इसके फार्मूले में वॉल्यूम नहीं आता, नहीं। जनरली याद रखिएगा। तो ये टेम्परेचर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो मैंने लिख दिया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट।
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट अगर एक बात मैं और बात कर लूँ तो जनरली मोल फ्रैक्शन हमेशा जनरली ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए निकाला जाता है, दूसरे के लिए भी निकाला जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग मोल फ्रैक्शन का यूज लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन में करेंगे। और जो भी राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे जनरली, नहीं राउल्ट्स लॉ उनके 1-2 लॉ और पढ़ेंगे, उसके अलावा आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जनरली, तो ज़्यादातर लिक्विड इन लिक्विड का केस हमको मिलता है, तो हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालने का काम करते हैं, वहाँ पर राउल्ट्स लॉ में मोल फ्रैक्शन निकालने का काम करते हैं। तो जनरली सोल्यूशन वहाँ लिक्विड इन लिक्विड होता है, तो जनरली ज़्यादा से ज़्यादा किसमें कैलकुलेट किया जाता है मोल फ्रैक्शन, लिक्विड इन लिक्विड। तो मैंने फिर से मैं बोल देना हूँ कि मोल फ्रैक्शन जो होता है जनरली कैलकुलेटेड इन लिक्विड सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन एज ए कंसंट्रेशन। चलिए, तो ये पर्टिकुलर आप बात याद रखिएगा, उसके मोल बटा टोटल मोल, और मोल नहीं दिया हो डायरेक्ट तो ग्राम में आपको क्या देगा, वेट देगा, आप उससे कैलकुलेट करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से और भी अच्छे से मोल फ्रैक्शन को समझने का काम करते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, मोल फ्रैक्शन को समझते हैं, उसके फार्मूले को कैसे यूज करने का काम करेंगे। नहीं देखिएगा, हमको एक पर्टिकुलर बात बोली है कि इफ़ द सोल्यूशन कंटेन्स, एक सोल्यूशन है पर्टिकुलर, वो कंटेन करा 20 ग्राम ऑफ NaOH इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो आप पढ़ते वक्त बता सकते हैं कि NaOH इसमें सल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है और वाटर इसमें सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और दोनों का हमको मोल नहीं दिया है, क्या दिया है, वेट देने का काम किया है। फिर बोला कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में उस सल्यूट का और सॉल्वेंट का दोनों का आप क्या बताइए, मोल फ्रैक्शन बताने का काम करिए। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप बातों को लिखते चले जाए। इसने बोला कि इफ़ द सोल्यूशन, तो मैंने एक सोल्यूशन बना लिया कंटेनर में, और इस कंटेनर में दो चीज़ें प्रेजेंट है, एक है NaOH और दूसरा आपका क्या है, वाटर है। तो ये मैंने लिख दिया वाटर। ये देखिए NaOH इसमें किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सल्यूट की तरह, और वाटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, हमारा सॉल्वेंट की तरह। अब हम लोग लिखते हैं, क्या हमको गिवन है बताइए, वेट ऑफ सल्यूट कितना दिया, 20 ग्राम, तो हमने लिख दिया वेट ऑफ सल्यूट, ये हमको दिया है वेट ऑफ सल्यूट, ये हमको दिया 20 ग्राम वेट ऑफ सल्यूट, जो कि हमारा क्या है, NaOH है। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है हमको, वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर आप क्वेश्चन में पढ़ें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको 36 ग्राम, ये क्या दे दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है। आइए, अब हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, जैसा बोलता है वैसा ही काम करते हैं। हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, अर्थात सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का निकालना है। हमारा सल्यूट कौन है, NaOH, तो हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं NaOH का, अर्थात सल्यूट का। तो बताइए क्या लिखने का काम किया जाए, लिखने का काम किया जाएगा, अर्थात जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल लिखते हैं ऊपर, और नीचे क्या लिखते हैं, टोटल मोल लिखने का काम करते हैं। इसका मतलब हमको मोल ऑफ NaOH मिल जाए, कहीं से NaOH का मोल मिल जाए अपान NaOH का मोल, क्योंकि दो कंपोनेंट हैं, और प्लस मोल ऑफ वाटर, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको टोटल मोल मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर फार्मूले पे यदि लिख दिया जाए तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या मिल जाएगा, सल्यूट मिल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम देखिए क्या है, हमको मोल डायरेक्ट नहीं दे करके क्या दिया है, वेट दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वेट को इस पर्टिकुलर वेट को यूज करके इसके मोलर मास से डिवाइड करके क्या निकालेंगे, इसका हम लोग मोल निकालने का काम करेंगे। नहीं, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मोल ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaOH का मोल, तो हमने कहा पर्टिकुलर W बटा का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका वेट कितना दिया हमको, 20 दिया। अब NaOH का मॉलिक्यूलर वेट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट NaOH, और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए कितना आएगा, ये हमारा पर्टिकुलर Na का कितना होता है, 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। सभी को आप कैलकुलेट कर लेंगे, 23 और ये हो जाएगा 24, 24 6 ये हो जाएगा 30, और ये 10 हो जाएगा। टोटल आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आएगा, 40 नहीं 40। जो भी मॉलिक्यूलर वेट आता है वो किस में हम लोग पर्टिकुलर कैलकुलेट करते हैं, यूनिट कौन सी होती है हमारी, पर्टिकुलर ग्राम पर मोल में होती है। नहीं, तो फिलहाल में यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखने का काम करते हैं। तो मोलर मास हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 40 हो गया। हम लोग क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और ये 2 1 कम 2, 2 दूना 4, अर्थात ये 1/2 कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ये आया हमारा 0.5। थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ, और ये देखिए बीच में पॉइंट है हमारा, 0.5 आ जाएगा। देखिएगा
अब ये इसका आ गया 0.5। बताइए अभी भी हमको यहाँ पर लिख देंगे 0.5, यहाँ पर लिख देंगे 0.5, लेकिन अभी हमको मोल ऑफ वाटर भी निकालना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH को निकालने के लिए। नहीं तो मोल ऑफ वाटर निकालने का काम करते हैं। मोल ऑफ H2O अर्थात वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर भी करेंगे। इसका वेट कितना दिया है 36 ग्राम दिया है, तो ये हमने लिखा 36, ठीक है 36। और नीचे की तरफ हमारा मोलर मास, बताइए वाटर का कितना होता है, तो वाटर का हम लोग बार बार कैलकुलेट कर चुके हैं या देख चुके हैं। अर्थात ये हमारा ऑक्सीजन 16 होता है 16, और ये हमारा हाइड्रोजन का 1 होता है 1 × और ये पर्टिकुलर 2, 16 प्लस का 2 कितना हो जाएगा ये 18, अर्थात 18 ग्राम पर मोल आएगा। नहीं तो ये है आएगा हमारा 18 ग्राम पर मोल, इस तरीके से 18 ग्राम पर मोल देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो 36 लिखा हम लोगों ने किस में यूनिट लिखा, ग्राम में लिखा, और ये जो बोल रहे हैं बार बार ग्राम पर मोल, तो ये ग्राम पर मोल में लिख देते हैं। तो ग्राम से ग्राम हमारा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, मोल ऊपर जाएगा, तो जो निकालने वो आ गया कि नहीं, मोल ऑफ H2, अर्थात जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यूनिट के हिसाब से भी हमको पता चल गया कि हम लोग सही निकालने का काम कर रहे हैं, अर्थात W/M ये निकालने का तरीका है मोल को। नहीं तो ये पर्टिकुलर 36 है, ये 18 कम 18, 18 दूना 36, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा, तो ये 2 मोल आने का काम करेगा। अब आइए इसको रखने का काम करते हैं। यहाँ पर आपने 0.5 रखा, यहाँ पर भी हम लोगों ने 0.5 लिखा, और यहाँ पर पर्टिकुलर प्लस लिखा, और यहाँ पर क्या लिख दिया हम लोगों ने 2 मोल कितना लिख दिया, वाटर का लिख दिया। 5 25 आपका आ जाएगा, और 1/का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लेंगे 10 लेंगे, 5 के 5 5 दूना 10, अर्थात 0.2 आ जाएगा इसका मोल फ्रैक्शन। तो इसका मोल फ्रैक्शन x NaOH अर्थात मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH की वैल्यू कितनी आ गई 0.2 आ गई। बताइए नेक्स्ट पोर्शन पे अगर हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया हम लोगों ने, सॉल्वेंट निकालेंगे तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। क्या हम जानते हैं कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट अर्थात NaOH, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू द 1। तो NaOH का मोल फ्रैक्शन, वाटर का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो NaOH का मोल फ्रैक्शन कितना दे दिया हमको, ये दे दिया 0.2, और ये हमने वाटर का x क्या लिख दिया H2O और इज इक्वल टू का 1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O आ जाएगा, जब 1 में से 0.2 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.8। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इस 0.2 को आप उधर लेके जाएंगे, 1 माइनस 0.2 हो जाएगा, x H2 आपका आ जाएगा 0.8। दोनों को आप जोड़ेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो 1 के बराबर आएगा, अर्थात हम लोगों ने क्वेश्चन क्या किया है, सही सॉल्व करने की कोशिश की। नहीं तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन मिला, को ग्राम में मिलेगा तो हम लोग उसको पहले मोल में कन्वर्ट करके उसका क्या निकालेंगे, अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और भी देखने का काम करते हैं हम लोग। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का काम करते हैं। पर्टिकुलर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। देखिए हम लोग जब भी बात किए मोल फ्रैक्शन के बारे में तो क्वेश्चन की क्राइटेरिया लगभग 3 या 4 ऐसे वेरी कर सकती है। पहले क्राइटेरिया तो बड़ी सिंपल है, आपको पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन में डायरेक्टली मोल दे देता हो और डायरेक्टली आप उसको क्या कर ले, निकाल लें। नहीं अगर आपको मोल डायरेक्टली नहीं देगा तो क्या देगा, पहले वेट देगा इन ग्राम। तो वेट से आप उसके मोलर मास से डिवाइड करके W/M वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कहाँ पर पहुँच जाएंगे, मोल में, और तब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। नहीं तो नेक्स्ट पोर्शन का क्वेश्चन ये आता है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी डायरेक्ट दी ही नहीं जाएगी, अर्थात कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा ली जाएगी। नहीं अर्थात कहीं छुपा ली जाएगी, नहीं तो आपसे पूछा जाएगा या कहा जाएगा कि आप पर्टिकुलर बेसिक पढ़ के आए हैं कि नहीं, अर्थात कंसंट्रेशन आप सोल्यूशन में मास परसेंटेज का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते, अर्थात ये बातें पूछी जाएंगी ना। तो अर्थात देखिएगा इन एन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट इज यूज्ड एज, वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्वेंट के रूप में हम क्या लेंगे, वाटर लेने का काम करेंगे। तो हम भी बना देते हैं यहाँ पर। तो ये पर्टिकुलर आपका एक सोल्यूशन बन गया, मान लेते हैं इसके अंदर आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। तो यहाँ बनाते नहीं है, लिख देते हैं। तो ये आपने क्या ले लिया, इसमें वाटर ले लिया, तो हमारा वाटर प्रेजेंट है एज अ सॉल्वेंट, एक्वस सोल्यूशन है। तो एथेनॉल C2H5OH इज 46% बाई मास ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो देखिएगा एथेनॉल कितना परसेंट है हमारा, एथेनॉल तो एक है वाटर और दूसरा है हमारा एथेनॉल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये लिखा मैंने एथेनॉल। तो 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है हमारे। एथेनॉल इज 46% बाई मास ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के मास के कंपेयर कितना है, ये 46% है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप इस 46% को तोड़ना सीखें। तो 46% एथेनॉल
एथेनॉल बाई मास मीन्स क्या है 46 ग्राम आप क्या लिख सकते हैं 46 ग्राम आप एथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो 46% एथेनॉल बाई मास का मतलब है 46 ग्राम ऑफ एथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब आप सोचिए आपका पर्टिकुलर यहाँ पर जो सोल्यूट है ये हमारा सोल्यूट और ये हमारा सॉल्वेंट इज इक्वल टू ये क्या लिख दिया हम लोगों ने सोल्यूशन। तो ये टोटल ओवरऑल कितना है 100 ग्राम और आपका सोल्यूट कितना है 46 है और ये आपको सॉल्वेंट निकालना है, अर्थात सॉल्वेंट कौन है हमारा वाटर। अगर सॉल्वेंट निकालना है तो दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे, अर्थात वाटर के वेट को निकालने के लिए 100 माइनस 46 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 54 ग्राम आ जाएगा। तो वाटर जो कि सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है उसका वेट आ गया 54 ग्राम और एथेनॉल जो कि उसमें सोल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है उसका कितना आ गया 46 ग्राम आ गया। अब हम लोग उस सिचुएशन पर आ गए जो पहले वाला क्वेश्चन था, अर्थात आपको वेट दे दे तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी, आपको उसको तोड़नी थी। जैसे ही तोड़ा आपने पर्टिकुलर ये चीज़ निकाल ली। अब आइए क्या कैलकुलेट करना है हमको, मान लेते हैं हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। किसका कैलकुलेट करना है एथेनॉल का। तो लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल, तो मोल ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का मोल हमें चाहिए, एथेनॉल का मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं दिया नहीं, अर्थात मोल ऑफ एथेनॉल लिख दिया, फिर यहाँ पर मोल ऑफ एथेनॉल और प्लस का क्या लिखेंगे मोल ऑफ वाटर, अर्थात दोनों को जोड़ेंगे टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालने का काम करते हैं मोल ऑफ एथेनॉल। तो एन एथेनॉल अर्थात मोल ऑफ एथेनॉल निकालना है यदि आपको तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसका वेट कितना दिया है 46 ग्राम दिया है कि निकालना पड़ा, निकालना पड़ा ना, इन्फॉर्मेशन तोड़नी पड़ेगी आपको। अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आती हैं कि 46% एथेनॉल बाई मास का क्या मतलब है तो आप मास परसेंटेज वाला वीडियो देखें और इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करके चले, क्योंकि आपको ये बार बार देखना है, अर्थात परसेंटेज के फॉर्म में क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे। तो W/M, तो यहाँ पर एथेनॉल का वेट लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर 46 और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास एथेनॉल का चाहिए तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, C2H5OH इसका फार्मूला होता है एथेनॉल का, नहीं कार्बन इसमें होता है 2, तो यहाँ पर एक कार्बन का 12 तो इंटू का क्या कर दिया 2। ऑक्सीजन का होता है 16 तो 16 लिख दिया और यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 टोटल 6 और एक हाइड्रोजन का मोलर मास मॉलिक्यूलर मास 1 तो 1 × 6 तो एक 24 16 और एक 6 आया, टोटल आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 46 आने का काम करेगा नहीं। तो यहाँ पर 46 है, 46 ग्राम भी है और मॉलिक्यूलर वेट भी 46 है, टोटल मिला के कितना आ जाएगा हमारा ये 1 मोल आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 1 मोल आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से आप NH2 निकालिए, अर्थात मोल आपको यहाँ रखना होगा मोल ऑफ वाटर, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लेने का काम करते हैं। अर्थात बताइए क्या इसमें डायरेक्टली हमको दिया है इसका वेट, नहीं। जैसे हम लोग 46% को तोड़े 46 ग्राम तो एथेनॉल हो गया, 100 में से 46 को माइनस किया अर्थात सॉल्वेंट का वेट मिल गया 54 ग्राम, नहीं तो वेट कितना मिला 54 ग्राम। और पर्टिकुलर हमारा जो मोलर मास होता है वाटर का, अभी हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे, ये पर्टिकुलर 18, आप इसको काटेंगे 18 पर्टिकुलर 3 बार ये में कट जाएगा 18 × 54 नहीं तो ये 3 में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकालने का काम करें। बताइए इसका मोल कितना आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल निकालना है तो उसका मोल अर्थात 1 मोल आया ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इसका 1 और इसका 3 क्या करेंगे जोड़ देने का काम करेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा टोटल ये 4 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0 पर्टिकुलर इस तरीके से 25, ये आंसर आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल का। अब आप बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल यदि आपने निकाल लिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल निकाल लिया तो प्लस का मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आपको अगर चाहिए तो 1 माइनस 0 क्या कर दिया जाए 25। जैसे ही 1 माइनस 0.25 करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ आप मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो आएगा आपका 1 माइनस 0.25 करने पर अर्थात कितना आ जाएगा 0.75 आएगा। अर्थात दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 1, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अर्थात कैलकुलेशन कुछ भी हो, आंसर कुछ भी आए, नहीं फिलहाल में मेरा उद्देश्य आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझाना है और इस परसेंटेज से जो परसेंटेज को तोड़ के मोल फ्रैक्शन को निकालने वाली बात होती है उसको समझाना है। अगर ये आप बात समझ जाते हैं कि परसेंटेज से कैसे मोल फ्रैक्शन के फार्मूले पर वैल्यू को रखा जाए तो मेरा पूरा मकसद क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है। अर्थात 46% एथेनॉल बाई मास का मतलब मैंने आपको बताया था परसेंटेज 100 के लिए लगा दीजिए और 46 से सल्यूट के लिए ग्राम पर्टिकुलर 46 ग्राम ऑफ एथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, नहीं तो
ये पर्टिकुलर हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का सेशन था वो इसमें हम लोग मोल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट के तौर पर पढ़ लिए नहीं। नेक्स्ट पोर्शन पे हम लोग हमारा पर्टिकुलर मोलैरिटी और मोलैलिटी जो कुछ भी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा उसका यूज आप कैसे करेंगे उसको देखने का काम करेंगे, अर्थात कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करेंगे। तभी के लिए आप पर्टिकुलर इन कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ें, बार बार रिपीट करने का काम करें और समझने का काम करें क्या चीज़ें ना बताई जा रही हैं। चलिए चलते चलते यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें।